काइंडली अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, मुझे तो नहीं। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ए डेल्टा और सी फाइबर्स की, ठीक है। तो दो चीजें पहले याद कर ली कि ये दोनों पेन फाइबर्स हैं। फिर हमने याद कर लिया कि ए अल्फाबेट पहले आता है, तो उससे की वजह से ही वो फास्ट फाइबर्स। इस तरह याद करने के ए डेल्टा फाइबर्स आर द फास्ट फाइबर्स एंड सी फाइबर्स आर व्हाट, स्लो पेन फाइबर्स। सी फॉर स्लो से सी की भी, एस की भी साउंड निकलती है, तो उस तरह भी याद कर सकते हैं कि सी के साथ हमारा स्लो पेन फाइबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब इसके अंदर वार्मथ के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो ए डेल्टा फाइबर है इनका हिसाब उल्टा है ना, कि सी की वजह से कोल्ड सी फाइबर्स को होना चाहिए, लेकिन बस आप लोगों ने याद करना है कि ये इसका उल्टा हिसाब है। जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं वो याद करना है कि ये वार्म है, ठीक है, क्योंकि ये फास्ट फाइबर्स हैं, तेज तेज दौड़ते हैं, इसलिए एकदम इनको गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है, ठीक है। तो ये वार्म के फाइबर्स हैं, ठीक है। जो वार्म, सॉरी, कोल्ड फाइबर्स हैं, जो कि, सॉरी, ये मैं गलत गलत बोल दिया यहाँ पे। अच्छा, जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं दे आर फॉर द कोल्ड फाइबर्स, ठीक है। इसमें ये कि जब वो तेज भाग के आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और पसीना जैसे आ जाता है, ठीक है, तो एकदम वो क्या कहते हैं कि नहाए ना, शॉवर ना लें, कुछ बड़े लोग घर में कह रहे होते हैं ना कि सर्द लगेगा, ठीक है। तो उस तरह याद कर लें कि जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं, क्योंकि उनकी फास्ट उनकी डिलीवरी है, ठीक है, तो वो फास्ट फाइबर्स वो फास्ट मूव कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये कोल्ड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। कोल्ड के लिए कोल्ड सेंसेशन जो है वो ये कैरी करते हैं, ठीक है, कोल्ड सेंसेशन कैरी करते हैं। और अगर मैं बात करूं सी फाइबर्स की, तो सी फाइबर्स जहाँ पे स्लो पेन फाइबर्स हैं, ठीक है, तो वो वार्म सेंसेशन को कैरी करते हैं, ठीक है, वार्मथ को कैरी करते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा वार्मथ से याद करने कि जो सी फाइबर्स हैं, सी फाइबर्स जहाँ पे हम वार्मथ की बात करते हैं, जब बंदे को, कोई किसी को ज्यादा गर्मी लगती है तो फिर उसको जो है वो इचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखना है कि इचिंग से क्या है कि वार्मथ और सी फाइबर्स के साथ इचिंग दोनों एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सी फाइबर्स वार्मथ और इचिंग के साथ, दोनों के साथ एसोसिएटेड होंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास रह जाते हैं, इसमें हमने अब डिस्कस कर लिया वर्ड, हमने तीन चार चीजें डिस्कस कर ली। अब बस हमारे पास कौन से रह गए, बी फाइबर्स। तो जो ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, वो हमारे पास सिर्फ बी फाइबर्स आते हैं। तो बस इतना याद रह रहे हैं, जो ऑटोनोमिक फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक है, प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक अभी हमने सिस्टम पढ़ा है ना सारा, उसमें जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो बी फाइबर्स हैं। बी फाइबर्स के इतने यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा जो एमसीक्यूज हैं वो ए बीटा के साथ। अगर ए बीटा की ऑप्शन ना हो तो बास, जी, अच्छा, अगर ए बीटा की ऑप्शन ना हो बाज दफा, तो वहां पे सिर्फ बी फाइबर्स की भी ऑप्शन गिवन होती है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। आगे फर्दर हम एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज में ऐसे भी होता है कि ए बीटा की ऑप्शन नहीं दी होती, सिर्फ बी की ऑप्शन लिखी होती है कि बी फाइबर्स, तो फिर उसमें हमने बी फाइबर्स, किस चीज को रिपीट करूँ, सी फाइबर्स को रिपीट करूँ। और मैडम साथ में वो पॉइंट भी रिपीट कर लें जो आपने पहले कहा था कि ए बीटा जो है, उसमें जो आपने प्रोप्रियोसेप्शन की बात की थी, तो आपने कहा हाँ, था कि हमने वही एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा, वो पॉइंट मैं फॉरगेट कर दूं और जरा फिर दोबारा रिपीट करूँ। अच्छा, उसमें बी ए बीटा फाइबर्स में ये है कि जो टच एंड प्रेशर का आएगा, प्रोप्रियोसेप्शन का आएगा, ठीक है, वो हमारे पास ए बीटा फाइबर्स हैं। और उसी के साथ ही मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारे पास ए बीटा फाइबर की ऑप्शन ना लिखी हुई है, बाज दफा कुछ एमसीक्यूज में जब आप एसके भी करेंगे उसमें सिर्फ बी फाइबर्स की ऑप्शन लिखी हुई होगी, ठीक है, तो फिर बी फाइबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बी टाइप के ही है ना। तो ए बीटा अगर ना लिखा हो, सिर्फ बीटा फाइबर्स लिखा हो या बी फाइबर्स लिखा हो, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यही पूछ रहे थे आप। जी मैडम, ओके। ओके, ओके, जी डॉक्टर मैम आतिफ। आप मैम आपने कहा है कि जो बी फाइबर्स है वो ऑटोनोमिक फ्री गैंग्लियोनिक है। जी, मैम वो निकोटीनिक रिसेप्टर्स नहीं थे जो हमने भी पीछे पढ़े हैं, या जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली बी फाइबर्स ही हैं। नहीं, जेके जो हमने ऑटोनोमिक फाइबर्स में से अभी जो प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक पढ़े हैं, उसके अंदर हमने ए बी पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ा है ना, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक पढ़े।
उसके अंदर हमने एम फाइबर्स भी किए हैं जो पैरासिम्पथेटिक के साथ है, मस्करैनिक फाइबर, मस्करैनिक रिसेप्टर सॉरी, और दूसरी तरफ हमने पोस्ट गैंग्लियोनिक में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स की हैं। ठीक है, जी अब मैम। यहाँ पे हम फाइबर्स की बात करें, ठीक है, तो वो हमने ठीक पहले रिसेप्टर्स की बात की थी, अब हम फाइबर्स की बात कर रहे हैं। ये फाइबर्स हैं जो कि कैरी कर रहे हैं सिग्नल्स को। ठीक है, है। ठीक है, रिसेप्टर्स वहां वो होते हैं जिनके ऊपर सिग्नल्स वहां पे आ रहे होते हैं और उन्होंने एक्शन करना होता है। ठीक है, फाइबर्स जो हैं ये कैरी कर रहे हैं सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये फर्क है उसके साथ नहीं है इस चीज में कुछ। ठीक है डॉक्टर आत्मा? जी मैम। थैंक ओके, ठीक है, अच्छा चलिए। अब इसके बाद हमने क्या थोड़ा सा और डिस्कशन क्या है, थोड़ी सी रिसेप्टर्स के बारे में आप थोड़ी सी डिस्कशन है। कुछ और हमारे पास रिसेप्टर्स आते हैं जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या क्या डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर्स मल्टीपल रिसेप्टर्स होते हैं जो कह लो कि आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं। ठीक है, जॉइंट्स के अंदर होते हैं। ये बॉडी में वो रिसेप्टर्स हैं जो कुछ कह लो कि सेंस कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम्स को, कि कोल्ड है, वार्मथ है, वाइब्रेशन है, नहीं है वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं जिसको हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले याद करना है वाइब्रेशंस के साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वाइब्रेशंस के साथ याद करना है। जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है वो आपने याद रखनी है रिसेप्टर्स में से, जो पेसिनियन रिसेप्टर है, पेसिनियन। ठीक है, पेसिनियन, ये पैसेंजर के साथ याद कर लें कि पैसेंजर जब बस में बैठा होता है, और पाकिस्तान में जिस तरह की रोड्स हैं तो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसे ही है। तो वाइब्रेशन से आपने याद करना है कि पेसिनियन वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है, पेसिनियन रिसेप्टर, और ये हाईएस्ट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। ठीक हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। अब वो बात करते हैं बाज दफा लो फ्रीक्वेंसी के साथ एसोसिएशन। तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो, जो बंदे जो है वो कुछ भी नहीं कह रहे होते, कह रहे होते हैं हाँ जी ये तो बसेस बिल्कुल ठीक है, इनके साथ तो कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं होती, तो वो तो मीसने लोग हो गए ना, वो तो बात को कवर कर रहे हैं, वो मीसने लोग हैं। तो वो याद करना है कि जो मिजनर्स रिसेप्टर्स हैं, जो मीसने लोग हैं, वो तो सच बता नहीं रहे क्योंकि वो अपना सिस्टम नहीं बिठाना चाहते। ठीक है, तो जो मीसने लोग हैं, मिजनर्स जो रिसेप्टर्स हैं, मिजनर्स रिसेप्टर्स जो हैं वो किसके साथ एसोसिएशन है उनकी, लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ। ठीक है, दो चीजें होंगी यहाँ पे हमारे पास, एक हो गया पसीनियन, एक हो गया मिसनर। तो पसीनियन का आपके पास मल्टीपल टाइम एमसीक्यूज आएगा कि वो वाले एमसी आप बताएं जो हाईएस्ट लो हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड हो, तो उसके अंदर पसीनियन आ जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी के साथ हो ये मिसमैच आ जाएगा। अब जो ये दोनों रिसेप्टर्स होते हैं ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं। ठीक है, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, ये हाई एंड के मतलब कि अच्छा खासा मतलब इनके पीछे अच्छे खासे हाथ होते हैं। ठीक है, तो वो समझ लें कि अगर कोई कंपनी ही चला रही है, ये बस के थ्रू ही मैंने एक एग्जांपल दी है, तो बस इतना समझ लें कि ये अच्छी खासी कोई बड़ी कंपनी है जो इस चीज को कवर कर जाएगी। तो ये इनकैप्सुलेटेड हैं दोनों, पेसिनियन भी और मिजनस भी, ये दोनों रिसेप्टर्स इनकैप्सुलेटेड होते हैं। फिर थोड़ा सा बिजनेस के साथ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। बिजनेस को क्या डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के अंदर हमारे पास बात आ जाती है, एक तो ये लो फ्रिक्वेंसी के साथ है, दूसरा इसके जो एमसीक्यूज आते हैं वो ये, वो पूछता है कि जो अबंडेंट ऑन फिंगर टिप है या हेयरलेस स्किन पे है। ठीक है, जो अबंडेंट ऑन फिंगर टिप्स हैं और हेयरलेस, फिंगर टिप्स पे सबसे ज्यादा जो होते हैं वो हमारे पास मिजनर्स जो होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास हेयरलेस स्किन की अगर मैं बात करूं, तो हाँ हेयरलेस स्किन पे भी सबसे ज्यादा जो है वो फिंगर टिप्स, क्योंकि हेयरलेस स्किन होती है ना पाम आपका, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, मिजनर्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, और लो फ्रिक्वेंसी के साथ भी मिजनर्स को याद रखना है। ठीक है, ये दोनों चीजें याद होगी, ये दोनों इंकैप्सुलेटेड हैं। हाई फ्रिक्वेंसी है बेसिनियन की, मेजनर की लो फ्रिक्वेंसी है, और मेजनर आगे से फिंगर टिप के साथ भी एसोसिएटेड है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ नॉट कैप्सुलेटेड। ठीक है, कुछ ऐसे जो कैप्सुलेटेड नहीं है। ठीक है, उनके पीछे अब कोई हाथ नहीं है। उसके अंदर कौन कौन सा आएगा, उसके अंदर आएगा मर्कल डिस्क, एक आ जाएगा मर्कल डिस्क जो कैप्सुलेटेड नहीं है। ठीक है, मर्कल आ जाएगा। ठीक है, वो मरा पड़ा है, उसके उसके पीछे कोई हाथ भी नहीं है और कोई मतलब के पीछे पार्टी भी स्ट्रांग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो मर्कल है।
ठीक है, उसकी कोई भी नहीं अभी मतलब कि सुनता, ठीक है। और ये डीप स्टैटिक टच, डीप टच की अगर बात करेगा तो वो मर्कल में बात कर सकता है, लेकिन मर्कल के आपके एमसीक्यूज बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये जो है वो मर्कल है, ये मरा पड़ा है, इसीलिए जो है ये अनकैप्सुलेटेड है, इसके ऊपर कैप्सूल नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। इसके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे पास नॉट कैप्सुलेटेड आता है, दैट इज द रुफीनी। रुफीनी, ठीक है, रुफीनी के नाम से याद रखना है कि ये रफ है, ठीक है। तो रफ जो चीज होती है, बाज दफा वो चीज हिलाई भी नहीं जाती, जो स्मूथ सरफेस होगी उससे याद कर लें कि स्मूथ सरफेस आपको हिलाई जाती है इजीली, ठीक है। तो रफ सरफेस पे हमें प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है उसको हिलाने के लिए, ठीक है। तो क्या याद करना है कि जो डीप स्टैटिक प्रेशर है उसके साथ ये रूफीनी एसोसिएटेड है, कि मतलब उस पे प्रेशर ज्यादा देना पड़ता है। रूफीनी जो होगा उसके अंदर क्या सेंस होगा, डीप स्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और ये भी इनकैप्सुलेटेड के साथ है और इसके अंदर लार्ज रिसेप्टर फील्ड्स हैं, ठीक है। रूफीनीज जो है ये रफ से जो है वो जॉइंट्स भी याद कर लें कि जॉइंट्स की स्पेसेस जो है वो थोड़ी सी बार दफा ओल्ड एज में जाके रफ हो जाती हैं, तो जॉइंट के अंदर भी अगर प्रेशर की बात करेंगे तो वो भी हमारे साथ रूफीनी की बात करेंगे, ठीक है, जॉइंट्स के साथ भी। सही है, इतनी समझ आ गई है। डुफिन इनकैप्सुलेटेड है और जो अनकैप्सुलेटेड है उसमें मरकल आ गए, और इसके अलावा एक और क्रॉजी भी आ जाते हैं वो भी, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। इनकैप्सुलेटेड हमने तीन पढ़ लिए, मिजनस पढ़ लिए, पेसिनियन पढ़ लिए, रुफिनीज पढ़ लिए, और जो अनकैप्सुलेटेड उसमें मरकल पढ़ लिए, जो नॉन कैप्सुलेटेड है, और क्राउजी एक आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्राउजी के से याद रखने, के फॉर क्राउजी, एंड के का साउंड देता है कोल्ड। तो क्राउजी के लिए याद रखना है कि जहाँ पे के का साउंड क्राउजी में आता है, ठीक है, क्राउजी जो रिसेप्टर्स हैं उसमें, उसी के लिए वो के साउंड कोल्ड से, कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं क्राउजी रिसेप्टर। और कौन से फाइबर्स होते हैं जो कोल्ड के लिए होते हैं, ये तो रिसेप्टर है ना जो कोल्ड को सेंस कर रहा है, फाइबर्स फॉर कोल्ड, विच सी फाइबर। सी फाइबर्स, वेरी गुड। नहीं, सी फाइबर्स कोल्ड के लिए, डेल्टा, ए डेल्टा। डेल्टा फाइबर्स, यस वेरी गुड। तो सी फाइबर्स में उल्टा, डेल्टा थे मैम। डेल्टा फाइबर्स, ठीक है, ओके। सही है, यहाँ तक समझ आ गई कि हमने कुछ रिसेप्टर्स डिस्कस कर लिए, और हमने क्या डिस्कस कर लिया कि हमारे पास फाइबर्स कौन से हैं। सी फॉर स्लो पेन एंड वार्मथ, हाँ। जो डेल्टा वाले वो मैंने कहा कि ज्यादा तेज भाग के आ रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, और वो ठंडे पड़ गए हैं, कोल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह याद हाँ कर, जी। जी, मास्क मेरे ख्याल पड़ा। सॉरी, हाँ, मैडम, जी जी। ये आपने जो फिंगर टिप्स पे बताया था पिसीनियन के बारे में कि वो अबंडेंट होता है। नहीं, जो फिंगर टिप्स पे हैं वो मिजनर्स फिंगर टिप्स पे होते हैं abundant। अच्छा, अगर ये एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट, तो उसमें अक्सर फ्री नर्व एंडिंग्स की भी जिक्र होता है, तो फिर फ्री नर्व एंडिंग्स सेलेक्ट करेंगे या वो? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या गिवन है, ऊपर उन्होंने क्या पूछा हुआ है, ठीक है ना। बाज दफा वो रिसेप्टर्स पूछते हैं, बाज दफा वो फाइबर्स पूछते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से ऊपर नहीं, पढ़ना। अक्सर वन लाइनर आ जाता है ना, तो उसमें कुछ ऐसा हाँ, ये पेन के फ्री बारे नर्व में, क्योंकि फ्री एंडिंग्स नर्व की एंडिंग्स तरफ, पेन हाँ, एसोसिएटेड होते ये हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। वन लाइनर्स में अबंडेंट जो है वो फ्री नर्व एंडिंग्स, जो कि हमारे पास नर्व के लिए जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ भी एसोसिएशन आ जाती है, नॉसिसेप्टर्स का भी बाज दफा लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो भी आपके ये एरियाज जो होते हैं, कुछ एरियाज में आपके पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो पेन जो फाइबर्स होते हैं उनके लिए वो फ्री नर्व एंडिंग्स वगैरह आ जाता है, या ए डेल्टा फाइबर आ जाएगा, या सी फाइबर्स आ जाएगा। और अगर वो पेन की बात नहीं कर रहा सिनेरियो में, ठीक है, वन लाइनर पे भी अगर वो कोई ना कोई बात करेगा इस तरह की, ठीक है। और अगर वो पेन की बात नहीं कर रहा, अगर वो प्रेशर की बात कर देता है, वाइब्रेशन की बात कर देता है, वो इस तरह बात कर देता है, और वो रिसेप्टर का पूछता है, तो फिर आपके पास मिजनर्स है, ठीक है। तो वो और दूसरा मैडम, जो आपने ये स्वेट ग्लैंड का तीन बताया, बजे जो आता हूँ स्वेट जाता। ग्लैंड जिसके अंदर बैठे, स्वेट ग्लैंड को क्या, जो ऐसे टैलकुलिन के बारे में बताया, तो मैडम ये नेचुरल, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक है मैडम कि ये स्वेट ग्लैंड को सिंपैथेटिक में जो है यही इनर्वेट करता है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है,
स्वेट ग्लैंड्स को सिंपैथेटिक सप्लाई एसिटाइल कोलिन वहां पर रिलीज कर रहे हैं। ये लॉजिक तो इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बस ये एक्सेप्शन है। अब ये नेचुरली है कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनको एसिटाइल कोलिन जो है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक पे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके रिसेप्टर्स ही बने हुए हैं वहां पे। बस आपने ये याद रखना है ओ कि ये ओके हमारे पास ठीक है। एक्सेप्शन एक केस है, ठीक है। तो एक्सेप्शन याद करना जरूरी है कि एक्सेप्शन यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कोई खास वो लॉजिक नहीं है, बस ये याद रखना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आज थोड़ी सी अभी डिस्कशन ही चलेगी। अभी हमारे पास डेज काफी हैं सीएनएस के, तो उसमें घबराना नहीं है कि अभी कुछ चीजें जो हमारी मिस हो जाएंगी, क्योंकि अभी असल में ये है कि आपकी डबल ए की क्लास जो है वो पहले होती है। तो अगर रफी की क्लास पहले होती या इस तरह की कोई और फिजियो की क्लास पहले हो रही होती तो मैं ये डिस्कशन थोड़ी कम कर देती। लेकिन क्योंकि डबल ए की क्लास सबसे पहले है और समझना पड़ रहा है पहले एमसीक्यूज, अगर सीधे हम चले जाते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जो है वो डिस्कस करेंगे स्लीप को, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास रेम स्लीप और नॉन रेम दोनों स्लीप आ रही होती है, ठीक है। तो स्लीप के एमसीक्यूज मल्टीपल एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसके रिसेप्टर्स कौन से हैं और इसके अंदर जो हमारे पास रिलीज हो रहा है वो क्या है, ठीक है। ये दो चार चीजें पता होनी चाहिए। इसके एमसीक्यूज मल्टीपल टाइम आते हैं। थोड़ा सा पहले हम ओवरव्यू एक दे लेते हैं कि जो रेम स्लीप है, हमारे पास दो टाइप ऑफ स्लीप्स हैं, रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप, ठीक है। इन दोनों स्लीप्स में क्या है कि जो नॉन रैम स्लीप है उसको हम स्लो वेव स्लीप भी कह रहे होते हैं, ठीक है। नॉन रैम स्लीप को हम क्या कह रहे होते हैं? स्लो वेव स्लीप कह रहे होते हैं। और नॉन रैम स्लीप में हमारे पास जो सेंटर होता है इसका वो होता है रेफे न्यूक्लियस का एरिया होता है, जो कि स्लीप सेंटर होता है। और न्यूरो नॉन रैम स्लीप में कौन सा होता है? सेरोटोनिन, ठीक है। ये दो चीजें स्लीप के साथ एसोसिएटेड है, जिसके अंदर अभी मैंने क्या पढ़ा कि स्लो वेव स्लीप हमारे पास कौन सी है जी। अच्छा, जो स्लो वेव स्लीप है दैट इज द नॉन रेम स्लीप, एक चीज। दूसरी क्या कि जो नॉन रेम स्लीप है उसके अंदर हमारे पास स्लीप सेंटर कौन सा है? रेफे न्यूक्लियस। रेफे न्यूक्लियस उसका सेंटर है। स्लीप सेंटर कौन सा है? रेफे न्यूक्लियस। और इसके अलावा क्या बात है कि उसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा है? सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन, ठीक है। तो नॉन रैम से कैसे याद करना है आपने? एक है रैम स्लीप। अब जो नॉन रैम का है इसके अंदर एन और आर स्टार्ट में आ रहा है, नॉन रैम में आ रहा है ना एन और आर स्टार्ट में, ठीक है। नॉन रैम, तो एन और आर को उल्टा करें तो आर एन एंड बन जाता है, दैट इज द रेफे न्यूक्लियस, ठीक है। खा लो। नॉन रैम में अगर हम इसको उल्टा करें तो हमारे पास क्या बन जाता है? आर एन, आर से आर एन, रेफे न्यूक्लियस, ठीक है। तो रेफे न्यूक्लियस से याद रखना है हमेशा, अगर रेफे न्यूक्लियस डिस्टर्ब होगा तो नॉन रैम स्लीप डिस्टर्ब होगी, स्लो वेव स्लीप डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो याद रखना है कि जो नॉन रैम स्लीप है स्लो वेव स्लीप है, डीप स्लीप है, ठीक है। स्लो वेव स्लीप भी यही होती है, डीप स्लीप भी यही होती है। तो जो नॉन रेम स्लीप्स हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द रेफे न्यूक्लियस। और रेफे न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि उसके साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा स्लीप सेंटर पे है वो कौन सा है? वो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, ठीक है। स्लो वेव स्लीप, स्लो के एस से सेरोटोनिन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इतनी समझ आ गई नॉन रैम के बारे में जो पढ़ा, ठीक है। आप जो है वो नॉन रेम स्लीप के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। एक मैंने आपको बताया कि डीप स्लीप है, ठीक है, डीप स्लीप। फिर उसके बाद स्लीप वॉकिंग अगर आ जाए, जिसको हम कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म, यहाँ पे मैं स्पेलिंग भी लिख देती हूँ, ये आगे आप लोग रफी में भी करेंगे इसको। सोमनैम्बुलिज्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लीप वॉकिंग। तो स्लीप वॉकिंग जब भी आ जाए, या स्लीप टॉकिंग, सोमिनोलॉकी, ठीक है, दो चीजें हैं। सोमिनोबुलिज्म ये थोड़ा सा मतलब कि थोड़ी सी इनकी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, ठीक है। तो स्लीप टॉकिंग एंड स्लीप वॉकिंग, सोमिनोलॉकी भी बाज दफा लिखा हुआ आ जाता है, या स्लीप टॉकिंग या स्लीप वॉकिंग, ये दोनों चीजें भी लिखी हुई आ जाती हैं। तो आपने याद रखना है कि जो नॉन रेम स्लीप है उनके साथ हमारे पास क्या है कि ये स्लीप
टॉकिंग और स्लीप वॉकिंग, ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। और नॉन रेम स्लीप में हमारे पास क्या आ गया, स्लो वेव स्लीप, डीप स्लीप। डीप स्लीप से याद रखें कि बहुत ज्यादा डीप स्लीप में होता है तो उसको पता नहीं चलता, इसीलिए स्लीप टॉकिंग स्लीप वॉकिंग होती रहती है, ठीक है। उसके बाद जो नॉन रेम स्लीप है उसके अंदर ही हम डिफरेंट स्लीप्स पढ़ते हैं, दैट इज N1 N2 N3 N4। उसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर जो हमारे पास वेव्स रिलीज होती हैं हमने उसको याद करना है, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो बाद में एक पिक्चर भी शो करती हूँ, ठीक है, वो उसके साथ कर। अच्छा, ये होगी हमारे पास नॉन रेम स्लीप। तो हमेशा याद रखना है कि अगर सोमनेबुलिज्म का, जिसे स्लीप वॉकिंग कहा जाता है, और सोमनोलॉकी का पूछा जाए, स्लीप टॉकिंग जिसे कहा जाता है, या नाइट टेरर्स की बात की जाए, ठीक है। डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप, डीप स्लीप, बार बार एक बात रिपीट कर रही हूँ, तो याद रखनी है कि नॉन रेम में कौन सा न्यूक्लियस है, रेफे रेफिनिक्स न्यूक्लियस, रेफी न्यूक्लियस, है। और ड्यू टू स्लो स्लीप इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर कौन सा रिलीज होता है, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन सेरोटोनिन, ठीक है। तो याद रखना है कि सेराटोनिन इसमें रिलीज होता है। और अगर मैं ये बात करूं कि आपका सेराटोनिन डैमेज हो गया है, तो सेराटोनिन, न्यूरोट्रांसमीटर सेराटोनिन नहीं रिलीज हो रहा, तो क्या होगा, उसके अंदर ये होगा कि उसमें नॉन रेम स्लीप डैमेज हो जाएगी, इंसोम्निया। जी। तो इसमें ये था कि इस वक्त जो, हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगी नॉन रैम स्लीप। तो इस दफा जो मई की अटेम्प्ट है उसके अंदर रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप के बारे में एमसीक्यूज पूछे हुए थे कि अगर सेरोटोनिन डैमेज हो जाए, और दूसरा वो उसने अड्रेनालिन का पूछा हुआ था, अगर ये दोनों ही डैमेज हो जाए तो क्या होगा, तो जाहिर है इंसोम्निया हो जाएगा ना पेशेंट को। क्योंकि अब हम पढ़ने लगे हैं रैम स्लीप के बारे में। रैम स्लीप का जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका जो सेंटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द रेम स्लीप का, उसको हम कहते हैं लोकस सेरुलस, ठीक है। उसको हम कहते हैं, ये मेडुला के अंदर हम मिड ब्रेन मेडुला के अंदर जितने भी न्यूक्लियसेस हैं ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी बस आप ये याद रखो कि जो रेम स्लीप है उसके लिए जो हमारा सेंटर है दैट इज द लोकस सेरुलस न्यूक्लियस, वहां पे होता है। और उसके अंदर एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है। जो हमारे पास ये है उसके अंदर क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ये हम पढ़े हैं रेम स्लीप में। तो रेम स्लीप के अंदर क्या हो गया, लोकस सेरुलस हो गया और एसिटाइल कोलिन हो गया, ये दो चीजें होगी। तो एमसीक्यू उससे पूछा हुआ था कि अगर सेरोटोनिन की भी बात करें और हम दूसरी तरफ ये एसिटाइल कोलिन या अड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों चीजों को भी बार दफा काउंट किया जाता है। लेकिन इसको अगर हम बात करें तो क्या होगा कि इंसोम्निया हो जाएगा, जिसके अंदर हमारी जो है वो रेम स्लीप भी अफेक्ट हो जाएगी और नॉन रैम भी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो रैम स्लीप होती है दैट इज द स्लीप, इसके अंदर लोकस सेरुलस होता है, एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैम स्लीप के साथ आता है उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ड्रीमिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, ड्रीम्स आते हैं, ड्रीम्स। नाइट टेरर्स किस में थे हमारे पास, नॉन रैम स्लीप में। लेकिन जो रैम स्लीप है उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ड्रीमिंग्स, ड्रीम्स जितने भी हैं वो हमारे पास आ जाते हैं रेम स्लीप के अंदर, ठीक है। आगे समझ इतनी इस बात की, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगर पैराडॉक्सिकल स्लीप का कभी बात करें तो वो भी हमारे पास कौन सी स्लीप आ जाती है, रेम स्लीप में आ जाती है। इसमें मेमोरी भी रेम स्लीप के साथ ही होती है। तो बस याद रखना है कि जो डीप स्लीप है या नॉन रेम स्लीप है, क्योंकि उसके अंदर हमारी कोई मेमोरी नहीं बनती। जब हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो हमारी कोई भी मेमोरी नहीं है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ उसका कोई एसोसिएशन नहीं है। लेकिन रेम स्लीप जो कि डीप स्लीप नहीं है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ड्रीम्स हमें आ जाते हैं, जो चीजें हमें याद रहती हैं, आई मूवमेंट उसमें रहती है रेम स्लीप में, क्योंकि वो चीजें हमें याद रहती हैं, ठीक है। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन है, ये सारी जो चीजें हैं जो कि रेम स्लीप के साथ एसोसिएटेड है। और नॉन रेम के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है, जी, नॉन स्लीप रेम के साथ, वॉकिंग, स्लीप टॉकिंग, नाइट यस, टेरर। यस एग्जैक्टली। तो ये आपको मल्टीपल एमसीक्यूज इस तरह ही मिलेंगे। ये हमने यहाँ पे मल्टीपल एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, जिसके अंदर कभी स्लीप टेरर्स, नाइट टेरर्स का पूछता है, स्लीप वॉकिंग का पूछता है, स्लीप टॉकिंग का पूछता है, फिर मसल टोन के लॉस का पूछता है जो रेम स्लीप में आता है, आई मूवमेंट्स का पूछता है जो रेम स्लीप में आते हैं हमारे पास,
हाँ, नाइट टेरर, बेड वेटिंग, स्लीप वॉकिंग, इस तरह के एमसीक्यूज नॉन रैम में आते ब्रोक्सिज्म। जी। जी, ठीक हो गया, यहाँ तक आ गई समझ। अब इसके बाद ना हमने इसके वेव्स पढ़ने हैं कि जब ये रैम स्लीप होती है या नॉन रैम स्लीप जिसे हम कहते हैं, तो इसमें वेव्स कौन कौन सी होती है। अगर हम ईईजी पे मॉनिटरिंग करें, ठीक है, तो उस वक्त हमें कौन सी वेव्स मिलेंगी जो रैम स्लीप में होंगी, और ऐसी कौन सी वेव्स होंगी जो कि हमें नॉन रैम स्लीप में मिलेंगी, ठीक है। मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ पिक्चर, अभी उसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मजीद, और ताकि ये इजी हो जाए बिल्कुल। एक मिनट, मैं बस वो पिक्चर ओपन कर रही हूँ, इसीलिए। ओके, तो अभी ये पिक्चर अब आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको जूम करने की जरूरत तो नहीं है, नजर आ रही है आप लोगों को। ये किस बुक से है मैम? ये फर्स्ट एड से। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये नॉन रैम और रैम स्लीप को, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है। तो नॉन रैम और रैम स्लीप के अंदर हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर मैं इधर बात करूं कि बात में करूं रैम स्लीप की, तो उसके अंदर हमने ईईजी वेव्स देखती होती हैं। तो इसका क्या निमोनिक है, ये बिल्कुल नीचे मैंने लिखा हुआ है, बैट्स ड्रिंक ब्लड। ठीक है, बैट्स ड्रिंक ब्लड। पहले हमारे पास ईईजी की वेव आती है, वो वाली जिसमें आईज ओपन है, एक बंदा जाग रहा है, एक्टिव है, अलर्ट है, मेंटल स्टेट उसका अलर्ट है, ठीक है, वो जाग रहा है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो हम किसकी बात करते हैं कि बीटा वेव्स आती हैं। लेकिन वही एक बंदा जिसकी जो जाग तो रहा है लेकिन उसने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं, तो उसके अंदर कौन सी आती हैं, अल्फा वेव्स इन ईईजी। ठीक है, तो यहाँ पे बैट अब पूरा होने वाला है, जिसके अंदर फिर हमारे पास पहले नॉन रेम स्लीप आ जाती है, जिसके अंदर N1 N2 N3 तीनों आ जाती हैं। ठीक है, जो N1 होती है उसके साथ थीटा वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट क्या हो गया, बैट। बैट कंप्लीट हो गया। फिर N2 हमारे पास आ जाता है, जिसके अंदर स्लीप स्पिंडल्स आते हैं, बैट्स ड्रिंक ब्लड, बैट्स बैट्स के एस से क्या है, स्लीप स्पिंडल्स।
जो हमारे पास कौन से आते हैं N2 में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेज N3। N3 के अंदर क्या होता है हमारे पास डेल्टा वेव्स, ड्रिंक का डी जो है वो हमारे पास किस में आ जाता है N3 स्टेज में। फिर आखिरी हमारे पास आ जाती है रैम स्लीप। रैम स्लीप जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास आती हैं बीटा वेव्स, ब्लड के बी से बीटा वेव्स, ठीक है। तो इसको एक दफा रिपीट कर देती है। जब आंखें ओपन होंगी, जब वो मतलब के उसको सप्लाई इस तरह हो रहा होगा कि वो जाग रहा है, एक्टिव है, अलर्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर बीटा वेव्स आएंगी, ठीक है। फिर वो आएगा कि अवेक आइज क्लोज, के जाग रहा है लेकिन सिर्फ आंखें बंद हैं, तो उसमें अल्फा वेव्स आएंगी। फिर उसके बाद नॉन रेम स्लीप आ जाएगा जिसमें N1 आ जाएगा, दैट इज फॉर थीटा वेव्स। फिर N2 आ जाएगा जिसके अंदर स्लीप स्पिंडल्स आ जाएंगे। N3 आ जाएगा जिसके अंदर डेल्टा वेव आएगी। और आखिर में आएगा रैम स्लीप, ठीक है। तो उसके अंदर आखिर में कौन सा आ जाएगा, रैम स्लीप, और उसके अंदर बीटा वेव्स आ जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। बैट्स ड्रिंक ब्लड, ये निमोनिक लिख लें बेशक अपने पास, कि हमारे पास जब आईज अवेक ओपन होंगी तो क्या होगा, क्लोज होंगी तो क्या होगा, ठीक है। तो अभी इसको स्टॉप शेयरिंग करके थोड़ा सा यहाँ पे हम जो जितना भी हमने थोड़ा पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं अभी। चलें, अच्छा मुझे कोई बताएगा कि नॉन रैम स्लीप के अंदर कौन सा सेंटर है हमारे पास। Definitely, Exactly. And the neurotransmitter in non-REM sleep is what? serotonin. serotonin, ठीक है, ओके। लेट मी नो कि रैम स्लीप के अंदर न्यूक्लियस कौन सा है? cellulose, Locus coeruleus. And the neurotransmitter in the REM sleep is what? Acetylcholine. acetylcholine, एग्जैक्टली तो अगर मैं बात करूं कि सेरोटोनिन और एड्रेनलिन या एसिटाइलकोलिन या नॉरएपिनेफ्रिन ये सब डैमेज हो गए हैं, तो मुझे कोई बताएगा कि सॉरी नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या एसिटाइलकोलिन ये तीनों चीजें डैमेज हो गई हैं, तो क्या होगा हमारे पास? इंसोम्निया, एग्जैक्टली। तो ये चीज याद रखनी है कि जब भी रिसेप्टर्स का पूछे कि ये डैमेज हो गया तो क्या होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, स्लीप वॉकिंग या स्लीप टॉकिंग वो किस स्लीप में होता है? non-REM में, नॉन रैम। और अगर मैं सिर्फ लॉस ऑफ मोटर टोन की बात करूं या आई मूवमेंट्स की बात करूं या मैं ड्रीम्स की बात करूं तो वो किस स्लीप में होगा? RAM. REM एग्जैक्टली, ठीक है। फिर मैं बात कर लेती हूँ ये जो ईईजी पे हमारे पास वेव्स आएंगी। अगर मेरी आईज ओपन है और मैं अलर्ट हूँ तो मेरे पास कौन सी ईईजी वेव्स आएंगी? Beta wave. beta waves, एग्जैक्टली, वेरी गुड। और अगर मेरी आईज क्लोज हैं लेकिन मैं अलर्ट हूँ, अवेक हूँ, तो कौन? अल्फा वेव, alpha waves, ठीक है, ओके। alpha, और अगर मैं रैम स्लीप की बात करूं तो मेरे पास कौन सी वेव्स आएंगी? Beta. beta, बीटा वेव्स, एग्जैक्टली। जी, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक होगी। अच्छा, अब मैं अगर मैम, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, जी जी जी। इंसोम्निया वाला रिपीट कर दें। अच्छा, इंसोम्निया वाली बात ये है, May 24 के अंदर ये एक एमसीक्यूज था जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन डैमेज हो जाए तो आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी पेशेंट में, ठीक है। तो सेरोटोनिन या नॉर एपिनेफ्रिन, वैसे तो एसिटाइल कोलिन होता है रेम स्लीप के लिए, लेकिन क्योंकि एसिटाइल कोलिन नॉर एपिनेफ्रिन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक जैसे हैं, इनका सब सिस्टम हो रहा होता है, तो इसके अंदर फिर वो उसमें यही लिखा जाता है कि इंसोम्निया हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों स्लीप्स का इफेक्ट हो रहा है ना, सेरोटोनिन का भी हो रहा है और नॉर एपिनेफ्रिन की भी वो बात कर रहा है, दोनों स्लीप्स की तरफ से बात कर रहा है। तो ये एमसीक्यूज था कि फिर पेशेंट को इंसोम्निया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्लीप तो होगी नहीं, तो फिर वो जागता ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि अगर हाँ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में अगर मैं बात करूं कि वो कौन से पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स हैं जिधर एसिटाइलकोलिन सिंपैथेटिक सप्लाई है या कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक सप्लाई है? स्वेट sweat gland, ऐसे कौन से वाहिद रिसेप्टर्स हैं जिनके पास सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक सप्लाई? एड्रिनल मेडुला. adrenal medulla, एडेनल मेडुला, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक
कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स किस में है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक, प्री एंड पोस्ट बोथ? पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। ठीक हो गया, सही है। अल्फा वन causes the vasodilation और vasoconstriction? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। vasoconstriction. What we say if I say कि हार्ट को और यूट्राइन टोन्स को मेंटेन कर रहा है, you have options like alpha 1 B1, B1 B2, B2 B2 और B1 B1. B1 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 B2 B2 B1 B2 B1 is for the heart and B2 for the uterine tone. Okay, exactly ऐसे ही। ठीक है, अब इससे आगे जो है वो हम एमसीक्यूज अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत एमसीक्यूज हुए आज हम वो करेंगे, बाकी हम साथ साथ जो है पॉइंट्स हैं वो साथ साथ अब करते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा सीएसएफ रेगुलेशन का भी हमने पढ़ना है, तो वो अब साथ हम एमसीक्यूज के डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, 885 पेज है। ठीक है, मेरे पास थर्ड एडिशन है और क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमारी ये वाली मीटिंग थोड़ी देर में एंड हो जाएगी, हम नेक्स्ट मीटिंग दोबारा एक दफा ज्वाइन करेंगे 2:30 तक। मेरी कोशिश है जब तक आपका एनआरई का वो नहीं आता लिंक, तो हम तब तक थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं आज। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट कंडक्शन इन द माइलिनेटेड फाइबर्स ड्यू टू व्हाट? तो सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो सॉल्टेटरी कंडक्शन की क्या होता है कि उसकी माइलिनेशन का होता है ये। ठीक है, तो फास्ट फाइबर्स में माइलिनेशन जो होती है वो सॉल्टेटरी कंडक्शन वहां पे होती है। ठीक है, एक्सॉन्स की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है जो कि फास्ट कंडक्शन करती है अगर वो माइलिनेटेड हो तो। ठीक है, माइलिनेटेड का हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज माइलिनेटेड होती है तो वो स्ट्रांग हो जाती है। ये जो एक्सॉन्स होते हैं ये माइलिनेटेड जब होते हैं तो ये स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनमें फास्ट कंडक्शन होती है, इसे सॉल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, EEG of a man with a relaxed mind and eyes closed. Now which EEG waveform? तो अल्फा वेव, जिसमें अवेक है और आंखें बंद हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या है कि फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में ये अभी हमने न्यूरो एनाटमी में भी डिस्कस करेंगे इसको थोड़ा सा। वो ये कि फ्रंटल लोब जितनी भी इंटेलिजेंस के साथ बातें आएंगी या इमोशंस के साथ बात आएगी, तो ये हम फ्रंटल लोब के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप लोग रफी में भी पढ़ेंगे, डिफरेंट लोब्स के बारे में वो बात करता है। तो फ्रंटल लोब में याद रखना है कि ये फ्रंट पे होता है। ठीक है, और जब इंटेलिजेंस का सवाल आता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना माथा, कुछ लोग अपना माथा खुजाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है माथा पे, या वो माथे पे टैप करते हैं कि यार ये याद नहीं आ रहा ये क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इंटेलिजेंस से याद रखना है कि जब भी कभी इस तरह की बात आए कि इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा लोब इन्वॉल्व होगा? फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाइज व्हाट? तो अड्रेनल मेडुला। 5, एंटीरियर स्पाइनल हाइपोथैलेमस मेंटेन्स टेम्परेचर अफेक्ट बाय? तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। हाइपोथैलेमस के हमारे पास एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होते हैं उसके साथ हमने कैसे मेंटेनेंस करनी होती है? तो एंटीरियर से याद रखना है एसी। एसी जो कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड करना हो बॉडी को, अगर वो ये लिखे कि फलां फलां वो बंदा जो है वो